हाय गाइस, हम लोग लेक्चर 5 के चैप्टर 2 में आप पहुंच चुके हैं। एक्यूरेसी एंड एरर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं चैप्टर 5 में पहुंच चुका हूं। चैप्टर 2 एक्यूरेसी एंड एरर्स लेके आया हूं। थोड़ी सी बेसिक जान लूँ, उसके आगे डेरिवेशन है इनका करूँगा। ठीक है, जैसे कि वी नो डेट एक्यूरेसी इज़ अ डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन। मुझे पता है कि एक्यूरेसी क्या होती है। परफेक्शन, जो चीज़ मिलते हैं हमें, कुछ चीज़ परफेक्ट मिलता है, वही एक्यूरेसी होती है हमारी। एक्यूरेसी डिपेंड्स करता है प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट पर, प्रिसाइज मेथड्स पर, गुड प्लानिंग पर। ठीक है, ये तीन पर एक्यूरेसी डिपेंड्स करता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज यूज सिंप्लीफाई द वर्क, सेव टाइम एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक। ठीक है, जब अच्छे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा तो टाइम की बचत होगी, अच्छे काम होंगे और इकोनॉमिकल भी होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब है गुड प्लानिंग, है ना। गुड प्लान, सॉरी यहाँ प्रिसाइज मेथड्स में क्या है, प्रिसाइज मेथड में क्या है, इट यूज्ड एलिमिनेट या ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एरर। इसमें क्या मेथड्स लगाते हैं ताकि अगर एक्यूरेट एरर्स आ गए हैं तो उसमें मेथड्स आते हैं प्रिसाइज, जिसको लगाने के बाद, है ना, हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। तो आप मेथड्स जो लगाएंगे उसमें रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं, एलिमिनेट करने के लिए एरर्स को लगाते हैं, है ना। तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, गुड प्लानिंग है इज इंक्लूड प्रॉपर चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ सर्वे कंट्रोल एंड द प्रॉपर चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स फॉर ईच ऑपरेशन, शेप्स टाइम्स एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। अब गुड प्लानिंग तो है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, अच्छे मेथड्स लगाएंगे, फील्ड में वर्क करेंगे, सही से वर्क होगा, वहाँ पे हमारे टाइम सही से बचेगा, अच्छे ऑपरेशन वर्क होगा वहाँ पे। तो एक खुद प्लान करके हम लोग फील्ड में जाके सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, बस वही बताया जा रहा है, कुछ नहीं है। डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? और डिस्क्रिपेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी, इट इज नॉट एन एरर। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी क्या होती है कि रिपीटिव वैल्यू आप ट्राई करे जा रहे हैं, किसी एक लेंथ पर ट्राई किए जा रहे हैं, 2 बार 3 बार मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, लेकिन वैल्यू सेम ही आ रही है, उसी को डिस्क्रिपेंसी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एरर्स की कोई जगह नहीं होती। A discrepancy may be small yet the errors may be great। ये तो ये स्मॉल हो सकता है या तो ये छोटा हो सकता है, तो इसमें तो आपके रेटिंग लेने के ऊपर पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ, है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें सोर्स ऑफ एरर्स क्या होती है? अब एरर्स कहाँ से हमें आ जाते हैं या मिल जाते हैं या उसमें मतलब आने की संभावना होती है, इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं या आ ही जाते हैं अक्सर सर्वेइंग में। तो वो सोर्स ऑफ एरर्स कहाँ से आते हैं? पहला है इंस्ट्रूमेंटल, है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर में अराइज ड्यू टू इम्पैक्शन या फॉल्टी यहाँ पर गाइस एल होगा, है ना। फॉल्टी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ विच मेजरमेंट इज बीइंग टेकन, लाइक दैट। मान ले अ टेप मे बी टू लॉन्ग या एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी आउट ऑफ एडजस्टमेंट, सच एरर आर नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मान ले इंस्ट्रूमेंट हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट सेट करने में थियोलाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, टेप होते हैं, अलग अलग जिस तरह से जो आप जो अडॉप्ट किए हुए हैं उस टाइम। हो सकता है आपको टेप की लेंथ कुछ ज़्यादा बढ़ गई मेजरमेंट से, हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट के जो एंगल्स है थियोलाइट के वो प्रॉपर नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा समझाना पड़ता है। पर्सनल एरर देखिए क्या होता है। पर्सनल में क्या क्या आ जाती है ना। पर्सनल एरर क्या क्या देख सकते हैं आप। एरर में ऑल्सो अराइज ड्यू टू, है ना,
want of perfection of human sight in observation and touch manipulating instrument. अब क्या होता है कि प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, लाइक डेट थियोलाइट्स वाला ही ले लीजिए, आप रीडिंग ले रहे हैं, स्टाडिया में रीडिंग ले रहे हैं, स्टाफ जो होते हैं उसकी, उसमें आप इंस्ट्रूमेंट को पकड़े हुए हैं, किस तरह से पकड़े हुए हैं, आपकी टच क्या है, किस तरह से आप उसको रोटेट कर रहे हैं, है ना, आपकी ये साइटिंग, आपको परफेक्ट साइट हो रहा है कि नहीं, तो वो प्रश्न एरर में आ रहा है, मतलब अपनी तरफ से फॉल्ट। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ये बस यही है। गैस में टेंशन मत लीजिए, मैं इसको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, मैं सब डाल दूंगा, आप इसको एक बार निकाल के खुद रीड कर सकते हैं। नेचुरल एरर क्या होती है? नेचुरल में क्या आता है कि एरर, ऊपर देख सकते हैं पॉज करके आप, एरर may also be due to variation in natural phenomena such as temperature, humidity, gravity, wind, refraction and magnetic declination. Like that, मान लें एक टेप में भी 20 मीटर एट 20 सेल्सियस। नेचुरल फिनोमेना में क्या होता है, हम आपको बता रहा हूँ, आपको ये इसी से आपकी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया समझ में आ जाएगा। Like that, a tape may be 20 मीटर at 20 Celsius, but its length will change if the field temperature is different. अगर मान लीजिए कि टेप की जो टेप है 20 सेल्सियस पे वर्क करता है, ठीक है, मतलब इसका एग्जैक्ट वर्क जो 20 सेल्सियस पे करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा सेल्सियस पे काम करेगा तो उसकी फील्ड पे जो है क्या है, टेम्परेचर की वजह से इसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएंगे, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो बस वो नेचुरल फिनोमेना। अब उसमें तो मैंने टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं इस टेप लेके 20 सेल्सियस पे ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ, अब अचानक बहुत तेज धूप आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर तो आपकी टेप की कुछ ना कुछ उसके अंदर फोर्स डेवलप होगा, जो फोर्स टेंसाइल फॉर्म में आएगा, और वो फोर्स क्या करेगा, उसमें जो है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उसमें टेप के लॉन्ग कर सकता है। ठीक है, हाँ, ये ठंड में भी हो सकता है, याद रखना, ये तो गर्मी के में बताया, ठंड में भी, ठंड में भी सिकुड़ता है टेप। अब पढ़ेंगे, अभी हम लोग टेप में जाएंगे ना तो वहां समझ में आ जाएगा किस तरह से हुए इसमें एरर्स आते हैं। ठीक है, तो ये चलिए आगे देखते हैं गाइज। ये क्या है कि काइंड्स ऑफ एरर्स में जो है ना, थोड़ी सी राइटिंग क्रशिंग की वजह से जो मैंने इनको जो है ना आपके नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, हालांकि मैं इनका पीडीएफ निकाल के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कि काइंड्स ऑफ एरर में क्या क्या आता है, ऊपर में देख सकते हैं आप, मिस्टेक्स, है ना, सिस्टमेटिक एरर्स जो कि क्यूमुलेटिव एरर्स में आते हैं, और एक्सीडेंटल एरर्स जो कि कॉम्पनसेटिंग एरर्स में आते हैं। काइंड्स ऑफ एरर्स में याद रखना गाइस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर था, ये काइंड्स ऑफ एरर है। ठीक है, एक्सीडेंटल में, सिस्टमेटिक में, और मिस्टेक्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स आर विच अराइज फ्रॉम inattention, inexperience, carelessness and poor judgment या confusion in the mind of observation। ये तो आप जो जानते हैं मिस्टेक्स क्या होती है, ढंग से आपने सर्वे नहीं किया, केयरलेस रहा, जो वैल्यू उसकी आनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू आप रीडिंग लिया नहीं, आधे अधूरा काम किए हैं, तो ये आपके पर्सनल मिस्टेक्स हैं। ठीक है, इफ द मिस्टेक्स इज अनडिटेक्टेड, इफ प्रोड्यूस इज ए सीरियस इफेक्ट अपॉन द फाइनल रिजल्ट। इसमें आप, अब मान लीजिए आप अधूरा काम करके आए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करेक्शन लगाइएगा, कैसे लगाइएगा। ठीक है, मिस्टेक्स में क्या करेक्शन है, कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड एंड फील्ड मस्ट बी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो बस यही कहना है, कुछ नहीं। दूसरा देखिए, सिस्टमेटिक एरर्स जो कि क्यूमुलेटिव एरर्स माने आता है, याद रखिएगा, एक छोटे से एग्जाम में जेई वाली को तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ठीक है, मैंने क्रशिंग की राइटिंग जो कुछ देख रहे हैं आप कितने बड़े, क्रशिंग राइटिंग की वजह से मैंने इनको नहीं लिखा। तो सिस्टमिक एरर, क्यूमुलेटिव एरर्स होता है, जो कि सिस्टमिक एरर्स या क्यूमुलेटिव एरर इज एन एरर दैट अंडर द सेम कंडीशन विल ऑलवेज बी अ सेम साइज एंड साइन। ठीक है,
जो क्युमुलेटिव एरर्स है, चाहे उसको सिस्टमेटिक, उनके साइन और सेन में कोई चेंजिंग नहीं, दोनों एक ही है तो चेंज कहाँ से होगा। A systemic error always follows some definite mathematically या physical law। अब ये क्या फॉलो करता है सो देखेंगे आगे। एंड correction can be determined and applied। अब मिस्टेक्स में तो हम तो कर नहीं सकते हैं, कहा कि वो अधूरा काम मेरे वजह से हो गया, केयरलेस रहे, मशीन से सेट किएगी, जब हम ऑब्जर्वेशन सही से लिए ही नहीं, उसमें ऑब्जर्वेशन सही से लिए ही नहीं तो मिस्टेक हमारा, उसमें तो कोई करेक्शन नहीं होगा। लेकिन जहाँ हमने काम किया तो उसमें सिस्टमेटिक एरर, क्युमुलेटिव एरर आता है, यहाँ तो करेक्शन अप्लाई हो रहा है, जो कुछ लॉज लगेंगे, कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन लगेंगे, तो वहां से हमारा करेक्ट होके आने की संभावना होती है और होती ही है। Such errors are constant characters and are regarded to a positive या negative recording as they mark to result too great या too small। अब ये बोल रहा है कि सिस्टमेटिक एरर में दो तरीके की आती है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैंने बताया अभी भी, ज्यादा बड़ा हो सकता है, ज्यादा छोटा हो सकता है। जैसे ठंडी में टेप गर्मी में टेप इंक्रीज कर जाता है तो बड़ा हो गया, और ठंडी में टेप जो है सिकुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं श्रिंक हो जाना या श्रंक। देयर इफेक्ट इज देयर फॉर क्युमुलेटिव है, तो उसी से कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए टेप इज पी सेंटीमीटर एंड इफ इज स्ट्रेच एन टाइम्स द टोटल एरर इन मेजरमेंट लेंथ विल बी पी। अब वो तो एग्जाम्पल तो बता दिया है कि एक टेप है इतना सेंटीमीटर का, मान ली 10 सेंटीमीटर का, छोटा है, एंड इट इज स्ट्रेच एन टाइम्स, उसको खींचा गया 20 बार, मतलब एन टाइम्स खींचा गया, ठीक है। तो टोटल एरर्स में कितना आएगा, पी इंटू एन कर देंगे, है ना। तो मैं इसकी बड़ा मतलब क्रशिंग राइटिंग की वजह से मैंने इनको लिखा नहीं, ठीक है। तो आप समझा रहा हूं, आप समझ सकते हैं, पॉज करिए, खुद भी पढ़िए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंटल एरर्स क्या होती है ना। एक्सीडेंटल एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स जो उनको बोला जाता है, ठीक है। एक्सीडेंटल एरर या कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल एरर या कंपनसेटिंग एरर आर दोज which remain after mistakes and systematic errors have been eliminated। Accidental errors या compensating errors are those which remain after mistake and systemic error have been eliminated। देख बोल भी, accidental error या compensating error are those remain after mistakes and systemic error have been eliminated and are the caused by combination of reasons beyond the ability of observer to control। अब क्या है कि दोनों में एरर्स आएंगे, तो इनके पास एक एबिलिटी होती है कि दोनों मिस्टेक्स को मतलब एलिमिनेट करना, ठीक है। अब देखिए क्या है एबिलिटी इसको, जो कि उसको रीडिंग कंट्रोल कर सकता है दोनों को। दे टेंड समटाइम वन डायरेक्शन एंड समटाइम अदर, दे आर इक्वली लाइकली टू मेक अपरेंट रिजल्ट टू लार्ज टू स्मॉल। तो समझिए दोनों की प्रॉपर्टी इसमें है ना। एक्सीडेंटल एरर आर द सिंगल डिटर्मिनेशन is the difference between one true quantity and the determination that the free from mistakes and systematic errors। अब दोनों को है तो दोनों की जो इसके थ्रू दोनों को जो है ना एक ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कंपनसेटेड एरर में दोनों की जो एरर्स है उसको एलिमिनेट करके एक एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करता है इक्वली एट अ टाइम। एक्सीडेंटल एरर रिप्रेजेंट लिमिट precision in the determination of the value, the away laws of chance and therefore must be handled according to the mathematical laws probability। तो बस यही कहाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस मैं क्रशिंग राइटिंग वजह से मैंने इनको नहीं लिख पाया, आप पॉज करके पढ़ लें एक बार, ठीक है, खुद भी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब ये क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये क्या होता है।
the value which is much closer to the true value is known as most probable value, है ना। आप देखेंगे कि क्या इसकी रोल है, ठीक है। ट्रू वैल्यूज या ट्रू बोल सकते हैं आप, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाता है। द MPV यानी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दैट हैव मोर चांसेस बीइंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा है कि इसके पास इससे चांसेस बहुत होती है कि जो ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप देखिए इसकी डेरिवेशन किस तरह से, डेरिवेशन सबसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से ट्रू वैल्यू के नजदीक होती है ना। अब मान लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है x1 x2 x3 x से लेकर xn तक, ठीक है, और W1 W2 W3 से लेकर Wn तक। क्या है कि x हो गया टेकन मेजरमेंट, है ना, रिपीटेटिव। अब एक बार लिए उस, मान लीजिए कि वो एक चीज है, चलिए लेंथ है, एक बार लिए, फिर दोबारा लिए, फिर तिबारा लिए, फिर इसको बार करते 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 एन तक, अगर जितना लेना है आपको जो भी है, तो टेकन मेजरमेंट रिपीटेटिव मतलब बराबर बार बार लेना वैल्यू, वो x1 x2 x3 में चला जाएगा, ठीक है। वेटेज ऑफ मेजरमेंट, वेटेज ऑफ मेजरमेंट मैं बताऊंगा। वेटेज ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि जो कम से कम एरर प्रोवाइड करे, कम से कम एरर वैल्यूज आवे, अच्छी वैल्यू आवे, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है, अब मान लीजिए 0 से 10 तक में हमें रीडिंग लेना है, मतलब 0 से 3 तक हम रीडिंग मतलब कर किए, तो उसमें जो अब 10 तो बेस्ट होगा, है ना। अब उस जितना घटेंगे तो वो उसकी वेटेज जो है गिर जाएगी। अब मान लीजिए अगर 0 से 10 जा रहे हैं, 10 कोई नंबर है, कोई वैल्यू है ना, तो मान लीजिए 0 के 10 से बीच में हमारा रीडिंग आया मान लीजिए, तो इसमें सबसे अच्छा माना जाएगा वेटेज, इसको 10 को माना जाएगा। उसके बाद इसको निगेटिव फॉर्म में नहीं जाना है ना, समझ लेते के, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो सबसे अच्छा वेटेज जो होगा 9 होगा, 8 होगा, तो समथिंग लाइक दैट इसी को देते हैं। अब इसकी फॉर्मूलाज होती है निकालने का, x1 W1 सब देख सकते हैं आप, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, है ना। इसको बोला जाता है, इसको कॉल्ड वेट क्या कहा जाता है, आपको देख लीजिए यहाँ, वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज याद रखिएगा गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें आईएएस में तो आते हैं इससे क्वेश्चन। वेटेज एवरेज याद रखिएगा, ठीक है। फार्मूला है, एक मिनट, फार्मूला है तो थोड़ा सा दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि आपने मेजरमेंट लिया, रिपीटेटिव नहीं हुआ, सारा वैल्यू एक होके आ गया, अगर डिफरेंट हो तो फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर वाला। अगर एक हो गया, मान लीजिए बराबर वही वैल्यू आ रहा है, वही वैल्यू आ रहा है, कर रहे हैं वही वैल्यू आ रहा है, तब उस टाइम में यूनिटी मान लेंगे, सबका वैल्यू 1 होगा। तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि x1 बस फॉर्मूला पुट करेंगे, W1 का वैल्यू, है ना, W बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर करके इस तरह से कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एवरेज, याद रखिएगा, ठीक है। यह है अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक एवरेज पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अर्थमेटिक एवरेज क्या होती है, ठीक है, और वेटेज एवरेज क्या होती है। तो पॉज करके देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है ये। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, द मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एन क्वांटिटी इज द दैट वैल्यू फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स इज लीस्ट।
कह रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज दैट वैल्यू फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लिस्ट। वो कम से कम वैल्यू निकल के आवे स्क्वायर करने के बाद, जो एरर्स है उसको स्क्वायर करने के बाद कम से कम वैल्यू आए, वही प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर है। तो चाहेंगे ना हमारा एरर कम आवे, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका भी आगे है, देखते हैं। अब देख सकते हैं यहां, ठीक है, लॉज ऑफ वेट। वेट की कुछ क्या लॉ थी जो हमने प्रोवाइड की। इफ अ मेजरमेंट हैव हाई वेट, इट मीन्स दैट मेजरमेंट इज मोर मेजर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। देखिए लिखा हुआ, अगर मेजरमेंट हाई वेट में है, इसका मतलब है इस मीन्स मेजरमेंट इज मोर मेजर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, है ना। जो कि वेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरर्स होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट वाले तो देख ले, जे वाली भी देख लें। अब इनके रूल्स है, वेट के रूल्स हैं, देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। इफ एज्यूम एडिशन और सब्सट्रैक्शन, अब उसमें वेटेज के रिलेशनशिप में देखते हैं कि क्या क्या रूल्स लगाया जाता है। रूल्स 1, इफ एज्यूम एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो इफ मेजरमेंट ए लिए हैं एक मतलब एक पॉइंट से W1, फिर दूसरा फिर उसी पॉइंट से लिए, फिर लिए तो W2 आया, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये S क्या है, S कुछ नहीं समझिएगा, ये S है आपके लिए, S जो है ये S X एक वैल्यू है, ये सब्सट्रैक्शन न समझिएगा इसको, ये S वैल्यू है। कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, कभी उल्टा माइनस उल्टा प्लस भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो ऊपर में मैंने बताया एज्यूम एडिशन और सब्सट्रैक्शन लॉ बताया जा रहा है। लॉ वेटेज का लॉ बता रहे हैं, लॉ में क्या काम होता है इसका। वेट जो होता है, वेट किस तरह से वेट निकालते हैं, किसका वैल्यूज होता है ना, जो रीडिंग लेंगे बताया मैंने आपने पीछे। तो इसके लिए वेट ऑफ एस मतलब जो वैल्यू होगा उसका क्या होगा, 1/W1 प्लस W1/W2। इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है गाइस, इस पे क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। फिर दूसरा लॉ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अब इसकी क्या रोल होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन बाय रूल 2 में मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ मेजरमेंट ई W, अब जो भी आया है उसको तो लेना ही है, वैल्यू निकाल लेंगे इसका। ठीक है, S बराबर हो जाएगा A के। ठीक है, और वेटेज निकालने के लिए ये फार्मूला, तो ये सब बताने की नहीं है, फार्मूला है बस, आप याद रखें इसको। ठीक है, मेजरमेंट जो क्वेश्चन का मैंने W लिया और इसके S निकाल लिए। ठीक है, A के, और वेटेज निकालने के लिए W/K²। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम होता है, मोस्टली क्वेश्चन उस पे फ्रेम होता है, और एक डिवीजन पे होता है। डिवीजन पे क्या है आप देख सकते हैं, है ना, डिवीजन बाय कांस्टेंट के, तो इसी तरह है। और यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन में। पॉज करें, अभी बताया, अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, बस रीडिंग कराना, क्यों कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इसमें हम क्या बताऊं आपको, खुद देख सकते हैं आप इसको एक बार पॉज करके रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आने वाला वीडियो में आज मैं आपको बताया, आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। और ये अभी इनकम्प्लीट है इसका, समझे गाइज, मैं इनको आगे और लेके जाऊंगा। ठीक है, एक्यूरेसी में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रख के आने वाला वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप भरोसा रखें। ठीक है, तो आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।